जिस लड़की के लिए मैंने पिछला जन्म बर्बाद कर दिया था, इस जन्म उसी से बचने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही मैं प्राइवेट रूम के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से मेरी कई सालों की क्रश यॉटिंग की आवाज सुनाई दी। वो अपने दोस्तों से कह रही थी, वह तो सिर्फ हमारी नौकरानी का बेटा है, मेरी बराबरी करने लायक भी नहीं। ये सुनकर मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, उल्टा मन ही मन में खुशी से झूम उठा, क्योंकि मैं एक पुनर्जन्म लेने वाला इंसान था। मुझे अच्छी तरह पता था कि पिछले जन्म में उसके पीछे पागलों की तरह भागने के बाद कॉलेज खत्म होते ही याटिंग ने मुझसे शादी कर ली थी। लेकिन शादी के सिर्फ 3 साल बाद वही मासूम और परफेक्ट लड़की एक खतरनाक जुनूनी कंट्रोल फ्रीक बन गई। मेरी जिंदगी बस एक ही चक्र में फंस गई थी, भागो पकड़े जाओ, फिर भागो फिर पकड़े जाओ। इसलिए इस जन्म में मैंने कसम खा ली थी, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी नहीं चाहूंगा। जितना दूर रहूं उतना अच्छा। मैंने अपने चेहरे की मुस्कान बड़ी मुश्किल से दबाई और जोर से दरवाजा खोल दिया। कमरे का संगीत तुरंत बंद हो गया, चारों तरफ सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस अपना सामान लेने आया हूँ, आप लोग आराम से बातें जारी रखिए। तभी ली जिंगशेन ने ताने भरी नजर से पूछा, अभी जो बातें हुई सब सुन ली ना? मैंने मासूम बनते हुए कहा, कौन सी बातें? वह हंस पड़ा, अपनी औकात से बाहर की चीजों का सपना मत देखा करो। मैंने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल सही कहा तुमने। मैंने अपना कैनवास बैग उठाया और बिना एक पल रुके वहां से निकल गया। पीछे यॉटिंग मेरी ओर घूरती रह गई, उसके हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास इतनी जोर से दबा कि चरमराने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग मेरी पीठ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। ली जिंगशेन भी तिरस्कार से बोला, अच्छा है, लड़के को अपनी औकात तो पता चल गई। मैं जैसे ही बार से बाहर निकला, मेरी बुक की हुई टैक्सी सामने आकर रुक गई। मैं तुरंत पीछे वाली सीट पर बैठ गया और राहत की सांस ली। आंटी म्यूजिक हॉटिंग चलिए। ड्राइवर आंटी हैरान होकर बोली, अरे बेटा तुम भी किसी अमीर घर के हो क्या? म्यूजिक हॉटिंग तो इस शहर का सबसे बड़ा पॉश इलाका है। मैंने जल्दी से सफाई दी, नहीं आंटी, वहां मेरे एक दोस्त का घर है। असल में मेरी माँ यॉटिंग के घर में नौकरानी थी, इसी वजह से मैं भी ज्यादातर वहीं रहता था। लेकिन अगर मुझे यॉटिंग से हमेशा के लिए दूर होना था तो सबसे पहले मुझे वह घर छोड़ना ही पड़ेगा। रास्ते भर मैंने समय बर्बाद नहीं किया, मैंने तुरंत अपनी कॉलेज एडमिशन की जानकारी निकाल ली। पिछले जन्म में बचपन से लेकर कॉलेज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी यॉटिंग के पीछे ही लगा दी थी। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद भी सिर्फ उसके साथ रहने के लिए मैंने उसी टॉप यूनिवर्सिटी में आवेदन किया, यहाँ तक कि वही विषय भी चुना। डर था कि कहीं दाखिला न मिले, इसलिए आसपास की कुछ और यूनिवर्सिटियां भी भर दी। मैंने अपने भविष्य के बारे में जरा भी नहीं सोचा। सबसे हैरानी की बात यह थी कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी निकली कि मैं सचमुच उसी यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। लेकिन इस बार सिर्फ ये सोचकर ही कि 4 साल फिर उसके साथ बिताने पड़ेंगे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मन ही मन कसम खाई, इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ूंगा। घर पहुंचते ही मैं सीधे अपने कमरे में भागा और लैपटॉप खोल दिया। मेरी माँ जो फेंकी घबरा कर पीछे पीछे आ गई। क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी में क्यों हो? मैंने बिना सिर उठाए कहा, मुझे अपना कॉलेज का विकल्प बदलना है। वह चौंक गई, लेकिन कल ही तो कह रहे थे कि याटिंग के साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे। मैंने तुरंत सिर हिलाया, माँ मेरी इतनी अच्छी रैंक कहाँ है, अगर जरा सी भी गलती हो गई तो कहीं मेरा एडमिशन ही ना छूट जाए। माँ को इन सब बातों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरी बात सुनते ही उन्होंने कहा, तो फिर जल्दी बदल दो, पढ़ाई सबसे जरूरी है। मैंने तुरंत ऑनलाइन फॉर्म खोला, जैसा सोचा था पहली पसंद में वही यूनिवर्सिटी चुनी हुई थी। सिस्टम बंद होने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मैंने घबराकर दूसरी पसंद वाली यूनिवर्सिटी को पहली पसंद पर कर दिया। अब तो कम से कम उसका और मेरा कॉलेज अलग हो जाएगा। लेकिन तभी मैं सोच में पड़ गया, मेरे नंबर इतने अच्छे हैं, क्या दूसरी पसंद वाली यूनिवर्सिटी चुनकर मैं बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं कर रहा? मैं अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक लैपटॉप की स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। मैं घबरा गया, माँ क्या घर की बिजली चली गई? माँ ने तुरंत जाकर मेन स्विच देखा, नहीं बिजली तो है, कहीं तुम्हारा लैपटॉप खराब तो नहीं हो गया? मेरे हाथों में पसीना आ गया, क्या किसी और का कंप्यूटर मिल सकता है? यॉटिंग के घर में तो एक अतिरिक्त कंप्यूटर रखा है। वह सिर हिलाकर बोली, हाँ मिस यॉटिंग के स्टडी रूम में कंप्यूटर है, आप जल्दी जाकर इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने तुरंत पूछा, मैं अंकल लियू से पूछ लेता हूँ। डायनामिक पासवर्ड कार्ड को कसकर पकड़ते हुए मैं सीधा दूसरी मंजिल की ओर दौड़ पड़ा। दाईं तरफ पहला कमरा ही यॉटिंग का स्टडी रूम था। मैंने दरवाजा खोला और फटाफट कंप्यूटर चालू किया। कमाल है, इसे ऑन करने के लिए भी पासवर्ड चाहिए? गुस्से में मैंने मेज पर मुक्का दे मारा, सिर्फ कंप्यूटर ही तो इस्तेमाल करना है, इतना बेकार पासवर्ड लगाने की क्या जरूरत थी? क्या कहा तुमने? एक ठंडी आवाज सुनते ही आसपास का माहौल जैसे जम सा गया। मेरे हाथ से माउस छूटकर कालीन पर गिर पड़ा। मैंने बड़ी मुश्किल से गर्दन घुमाई। यॉटिंग दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें सीधे मुंह पर टिकी थी। मैं पल भर में घबरा गया। तुम तो बार में थी ना? उसने बिना किसी भाव के कहा, कपड़े भीग गए थे, बदलने वापस आई हूँ। मैंने खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की और सामान्य तरीके से उससे बात करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी शक्ल देखी, पिछले जन्म के 3 सालों की सारी तकलीफें फिर से आंखों के सामने
घूमने लगी। मेरा शरीर अनजाने में कांपने लगा। मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं तुम्हारा कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ? पासवर्ड क्या है? याटिंग मेरे पास आई। उसने अपनी लंबी उंगलियों से कीबोर्ड पर कुछ बटन दबाए। हो गया। मैंने तुरंत सिर हिलाया और कॉलेज एडमिशन पोर्टल खोलने ही वाला था कि देखा याटिंग जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने झिझकते हुए पूछा, तुम कपड़े बदलने नहीं जा रही? वह हल्का सा मुस्कुराई। इतनी जल्दी किस बात की? पहले ये तो देखूं कि इस बार तुमने कौन सी मुसीबत खड़ी की है। मैंने घबराकर अपनी पैंट कसकर पकड़ ली। क्या उसे बता दूं कि मैं अपना कॉलेज चॉइस बदलने आया हूं ताकि उसके साथ एक ही यूनिवर्सिटी में न जाना पड़े? दिमाग में तुरंत उसका गुस्से से भरा चेहरा उभर आया। आखिर मैंने ही तो वादा किया था कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। याटिंग ने भौहें सिकोड़ ली। इतना घबरा क्यों रहे हो? फिर कोई बेवकूफी की है क्या? शायद उसे लगा कि मैंने फिर कोई बड़ा कांड कर दिया है और हमेशा की तरह उसे ही मेरी गलती संभालनी पड़ेगी। जैसे पिछली बार मैंने उसके लिए केक बनाने की जिद की थी और पूरी रसोई उड़ा दी थी, तब भी मैं ऐसे ही डर के मारे खड़ा था। आखिर में सारा इल्जाम याटिंग ने अपने ऊपर ले लिया था। हालांकि सब जानते थे कि गलती मेरी ही थी, क्योंकि याटिंग बचपन से ही सबकी चहेती, बेहद होशियार और लगभग हर काम में परफेक्ट थी। कुछ नहीं, मैंने हिम्मत जुटाई और कॉलेज चॉइस बदलने की बात बताने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों में देखा, शब्द गले में ही अटक गए। उधर एडमिशन पोर्टल बंद होने में सिर्फ 3 मिनट बचे थे। आखिर मैंने उसके सामने ही लॉग इन किया, गहरी सांस ली और कांपते हाथों से अपनी दूसरी पसंद को पहली पसंद बना दिया। याटिंग ने ठंडी आवाज में कहा, चिन्हुआए, यही था तुम्हारा वो वादा कि तुम मेरे साथ उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे? कमरे का माहौल एकदम ठंडा पड़ गया। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैंने भर तो दिया था, लेकिन अगर एडमिशन ही ना मिला तो? याटिंग का चेहरा और सख्त हो गया। रिजल्ट कब का आ चुका है? तुम्हारी प्रांतीय रैंक भी मैं पहले ही देख चुकी हूँ। पता नहीं हाई स्कूल के आखिरी दिनों में उसे क्या सूझी थी। वह जबरदस्ती मुझे पढ़ाने बैठ जाती थी। कहती थी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी इज्जत डुबो दो, लेकिन किस्मत से मेरे अच्छे नंबर आ गए। मैंने तर्क दिया, क्या तुम 100% गारंटी दे सकती हो कि मेरा एडमिशन हो जाएगा? अगर किसी वजह से नहीं हुआ तो क्या फिर 1 साल दोबारा तैयारी करूं? याटिंग ने अचानक मेरे कंधे पकड़ लिए और कुर्सी मेरी तरफ घुमाकर मुझे उसकी आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया। उसने ठंडी आवाज में पूछा, तुम किसी और यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? मैंने नजरें झुका ली, धीरे से जवाब दिया, हाँ। क्यों? तुम्हारे नंबरों से तो चिंगहुआ यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। मैं चुप रहा। मौका देखकर चुपके से माउस पकड़ लिया और कंफर्म बटन दबाने ही वाला था कि याटिंग फिर बोली, चिन्हुआई, तुम्हारी दूसरी पसंद तो एक साधारण यूनिवर्सिटी है, न 985 न 211। तुम तो हमेशा ऐसी चीजों की सबसे ज्यादा परवाह करते थे। उसकी बात सीधे मेरे दिल पर लगी। मेरे नंबरों के हिसाब से किसी साधारण कॉलेज में जाना सचमुच बहुत बड़ा नुकसान था। ऊपर से मैं पैसों का भी काफी हिसाबी था। एक नामी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आगे चलकर ज्यादा पैसे कमाए जा सकते थे। मैं सचमुच डगमगा गया। याटिंग के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। वो बोली, सुना है चिंगहुआ में बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं। मैं तुरंत सिर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। अरे, मैं ये बात कैसे भूल गया। वांग टिंग इसी साल एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर विदेश से लौटने वाली थी और उसकी मंजिल भी चिंगहुआ यूनिवर्सिटी ही थी। ये सोचकर मेरे मन में खुशी की लहर दौड़ गई। मन कर रहा था कि अभी उसी वक्त उसे यह खबर भेज दूं, लेकिन सामने बैठी इस मुसीबत की वजह से मुझे मन मारकर उसकी बात माननी पड़ी। अब कुछ नहीं हो सकता था। कॉलेज की पसंद, वॉलंटियर एडमिशन बदलने की अंतिम तारीख निकल चुकी थी और सिस्टम भी बंद हो चुका था। अगर सब कुछ पहले जैसा रहा तो इस बार भी सब वैसा ही होगा जैसा पिछले जन्म में हुआ था। मैं तुरंत मुस्कुरा उठा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ही मैं अब अपनी पसंद नहीं बदलूंगा। इतना कहते ही मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों की दूरी कुछ ज्यादा ही कम थी। मैं झट से कुर्सी की पीठ से टिक गया और थोड़ा पीछे हटकर दूरी बनाने लगा। आप कपड़े बदलने नहीं जा रही थी? मेरी यह छोटी सी हरकत भी याटिंग की नजरों से नहीं बची। उसने बस हल्के से हूं कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। मैं खुशी से उछल पड़ने वाला था। कमाल हो गया, आखिरकार वांग टिंग दीदी वापस आने वाली है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अभी दूर तक न गई याटिंग मेरी सारी बातें साफ साफ सुन चुकी थी। ये वही कंगन था जिसे पाने के लिए कभी मैं उसके पीछे पड़ा रहता था, लेकिन अब उसकी ओर एक नजर डालना भी मुझे पसंद नहीं था। मैं राहत की सांस लेते हुए अपने कमरे में भागा और मोबाइल निकालकर वांग टिंग को मैसेज भेजने लगा। 4 महीने पुराने चैट रिकॉर्ड को देखते हुए मैं सोचने लगा कि वह आखिर कब वापस आएगी। कई मिनट तक कीबोर्ड पर उंगलियां चलती रहीं, लेकिन एक शब्द भी टाइप नहीं कर पाया। तभी अचानक स्क्रीन चमकी। सामने से मैसेज आया, इतनी देर से टाइप कर रहे हो, पूछना क्या चाहते हो? मैं खुशी से भर उठा और तुरंत लिख भेजा, दीदी आप आखिर भारत नहीं वापस कब आ रही हैं? उधर से तुरंत जवाब आया, तुम्हारे कॉलेज खुलने तक मैं लौट आऊंगी। पिछले जन्म की याद आते ही मुझे सुकून मिला। 2 बार जब मैं याटिंग से बचकर भागा था तब वांग टिंग ने ही मेरी मदद की थी। अब मुझे याटिंग से बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैंने मन ही मन कसम खाई कि इस जन्म में उस औरत से जितना हो सके उतना दूर रहूंगा। जैसे ही शादी के बाद उसके दिए गए दर्दनाक और सनकी अत्याचार याद आते मेरी रूह कांप उठती। मैंने तुरंत कमरे में मौजूद वे सारी चीजें जिन पर याटिंग की खुशबू या यादें थीं इकट्ठी की और कूड़ेदान में फेंक दी। उधर याटिंग को अचानक बार की वह घटना याद आई जब मैं वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर गायब हो गया था। तब वह मुझे ढूंढने बाहर निकली थी। उसने पूरा बार छान मारा, लेकिन मेरा कहीं पता नहीं
नहीं चला। आखिर उसने वेटर से पूछा, तब पता चला कि मैं तो बहुत पहले ही चुपचाप निकल चुका था। मजबूर होकर उसने कोई बहाना बनाया और टैक्सी से घर लौट आई। लेकिन जैसे ही वह अपने स्टडी रूम में दाखिल हुई, उसने मुझे वहीं छिपा हुआ बड़बड़ाते देख लिया। ये याद आते ही उसके होठों पर ठंडी मुस्कान तैर गई। अच्छा, अब तो ये मुझे बिल्कुल ही नजरअंदाज करने लगा है। उसी समय उसका फोन कई बार बजा। कुछ देर बाद उसने आराम से कॉल उठाई। दूसरी तरफ उसकी सहेली नाराज होकर बोली, याटिंग तुम कहाँ गायब हो गई? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। याटिंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, पीछे से आवाज आई, हम तो हमेशा कहते थे कि याटिंग मिस के साथ ज्यादा समय बिताया करो, लेकिन तुमने कभी हमारी बात नहीं मानी। याटिंग ने आगे की बात सुने बिना ही होठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान लाई और बिना पीछे देखे हवेली से बाहर निकल गई। उसे पूरा यकीन था कि मैं पहले की तरह अब भी उसी के पीछे दीवाना हूँ, इसलिए उसने मेरी अगली बातें कभी सुनी ही नहीं। मैंने झुंझलाकर जवाब दिया, अगर वह मुझे पसंद ही नहीं करती तो क्या मैं जबरदस्ती उससे शादी कर लूं? वैसे भी उसका रिश्ता कहीं और तय है, ऐसे में बीच में आना गलत होगा। आज के बाद मेरे सामने उसका नाम मत लेना, मुझे उससे नफरत होने लगी है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे अपने कमरे में लौट गया। पीछे से जो फेंगिंग मुझे कई बार आवाज देती रही, लेकिन मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। कमरे में पहुंचकर मैं सोचने लगा, अब और याटिंग के घर में रहना ठीक नहीं है। माँ पापा के अलग होने के बाद माँ मुझे लेकर इस शहर आई थी। उस समय हम एक छोटे से बेसमेंट में रहते थे। बाद में याटिंग की माँ को माँ की हालत पर तरस आया और उन्होंने हमें इस घर के गेस्ट रूम में रहने की इजाजत दे दी। लेकिन अब मैं एक पल भी याटिंग के सामने नहीं रहना चाहता था। मैं सीधे रसोई में पहुंचा जहाँ माँ खाना बना रही थी। माँ, आपने जो घर खरीदा था क्या वह अभी भी है? माँ ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। बिल्कुल है, क्यों? मैं खुशी से खिल उठा। बहुत बढ़िया, अब हम जल्दी ही याटिंग का घर छोड़ देंगे। माँ ने मुझे यूं मुस्कुराते देखा तो मेरे माथे पर हाथ रखकर बोली, क्या बात है, आज इतने खुश क्यों हो? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। आप नहीं समझेंगी। माँ ने हल्के से मेरे सिर पर चपत लगाई। मैं चाहे ना समझूं, लेकिन जल्दी से उस लड़की को मना लो। अरे माँ, फिर वही बात। मैं कुछ बोले बिना वापस अपने कमरे में चला आया। कमरे से याटिंग की सारी चीजें हट चुकी थी, इसलिए अब वह पहले से कहीं ज्यादा खाली लग रहा था। लेकिन तभी मेरी नजर बिस्तर के पास रखी एक डायरी पर पड़ी। उसमें वे सारी बेवकूफियां लिखी थी जो मैंने कभी याटिंग को खुश करने के लिए की थी। अचानक मुझे पिछले जन्म की एक बात याद आ गई। याटिंग मुझे अक्सर जबरदस्ती यही डायरी पढ़ने पर मजबूर करती थी। ये सोचते ही शर्म के मारे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये डायरी किसी भी हालत में बचनी नहीं चाहिए, इसे चुपचाप नष्ट करना ही होगा। मैंने सोचा, पहले इसमें लिखे अपने नाम को पूरी तरह काला कर दूं। अगर किसी के हाथ लग भी गई तो उसे पता नहीं चलेगा कि यह मैंने लिखी थी। बस फिर क्या था, मैंने तुरंत पेन उठाया और पूरी ताकत से नाम मिटाने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से जो फेंकिंग की आवाज आई, हुआ ही नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। मैंने जल्दी से डायरी छिपाई और जवाब दिया, हाँ अभी आया। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुंचा, याज परिवार की मालकिन मुस्कुराते हुए बोली, हुआई तुम तो दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हो, आओ खाना खाओ। तभी मेरी नजर ली जियाहाओ पर पड़ी। वह ली परिवार का बेटा था। उसकी माँ और आंटी या बहुत अच्छी सहेलियां थी और दोनों परिवार हमेशा से चाहते थे कि ली जियाहाओ और याटिंग की शादी हो जाए। पिछले जन्म में मेरी और याटिंग की शादी के पूरे 3 साल तक भी ली जियाहाओ ने हार नहीं मानी थी। सुना था कि वह हमेशा याटिंग के वापस लौटने का इंतजार करता रहा। इस बार शायद मैं ही दोनों का रिश्ता बनवा दूं। याटिंग की नजर मुझ पर पड़ी। जब उसने देखा कि मेरे चेहरे पर जरा भी जलन या नाराजगी नहीं है, तभी उसने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और चुपचाप अपनी चॉपस्टिक उठा ली। आंटिया ने मुझे हाथ से इशारा किया, हुआई इधर आओ, आज तुम्हारी पसंद का अनानास वाला मीठा खट्टा पोर्क बनाया है। मुझे तो याद भी नहीं कि कब से मैं याटिंग के परिवार के साथ एक ही मेज पर खाना खाने लगा था, लेकिन अब शायद ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। आंटिया ने मुझे कभी अपना दामाद नहीं माना। उनके लिए मैं हमेशा याटिंग का छोटा भाई ही था। मेरा पुराना तय स्थान अभी भी खाली था, लेकिन वह याटिंग के ठीक बगल में था। मैं बिना कुछ बोले जाकर ली जियाहाओ के बाईं तरफ बैठ गया, यानी याटिंग के सामने। आंटिया ने मुस्कुराकर पूछा, तुम तीनों पहले एक ही क्लास में थे, है ना? ली जियाहाओ ने तुरंत जवाब दिया, जी आंटिया, मैं और याटिंग दोनों क्लास मॉनिटर थे। मैंने उनकी बातचीत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मैं तो बस चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाने में लगा रहा। आखिरकार मुझे सच में बहुत जोरों की भूख लगी थी।